भैया बायो तो तैयार हो गई है, केमिस्ट्री भी तैयार हो गई है, लेकिन सर जो फिजिक्स है ना उसके बारे में अगर सोचते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा डर सा लगने लगता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना वो लो हो जाता है। ऐसे थॉट्स अगर तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं तो आज का वीडियो ये तुम्हारे लिए है। अगर तुमको फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर है, अगर तुमको लगता है कि फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में ये प्रॉब्लम तुम्हारी शॉर्ट आउट होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में आपको एग्जाम में मिल सकते हैं और मैक्सिमम क्या उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। देखो एग्जाम पेपर इजी आएगा, आपने साल भर से तैयारी कर रखी है, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो अगर आप कर लोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा या फिर जो आपको क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेंगे वो शायद न्यूमेरिकल वो ही होंगे जो आप यहां से करके जा रहे होगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसके फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हो। ठीक है, लाइट की स्पीड क्या है, वेव है, कौन सी वेव है, एनर्जी है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होगा। सबसे पहला फिनोमेना हमारे पढ़ने में आता है, सबसे पहला क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है कि अगर कोई लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, वो सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ये आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे और ये जो गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारे पास एक लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस से, जिसमें ये लाइट रे ए बी, जिससे लाइट रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इंसिडेंस रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है आर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली चीज आप क्या पढ़ते हैं, पहली चीज यही पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या पढ़ते हो, दूसरी चीज पढ़ते हो कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब क्या होती है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रही है, एक ही प्लेन पर मिलती है। चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर आता है दूसरी चीज कि हम दो तरह की इमेजेस पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं रियल इमेज और एक पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज। एक कौन सी पढ़ते हैं, वर्चुअल इमेज। तो बच्चों बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा रियल इमेज ना क्या होती है, इनको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है रियल इमेजेस की, कि ये जो इमेजेस बनती है ना एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस की वजह से बनती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज ना एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस की वजह से नहीं बनती। इट्स अपीयर्स टू मीट, ये केवल हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक इमेज बन रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे हम रियल का एग्जांपल दें तो रियल में जैसे थिएटर्स में जो मूवी चल रही होती है, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं जो इमेज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, ये सब रियल इमेजेस हैं। जैसे अगर कोई सामने है तो सामने व्यक्ति को आप देख रहे हैं तो आपकी आंख जो इमेज बना रही है वो क्या है, रियल इमेज है। जबकि वर्चुअल, जैसे आप भी मोबाइल फोन में मुझे देख पा रहे हो, है ना, तो मैं वहां पर वर्चुअली हूं। ठीक है, तो दैट इज वर्चुअल। दूसरा, जैसे आप प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो तो आपका फेस जो दिख रहा होता है वो भी क्या दिख रहा होता है, वर्चुअल इमेज दिख रही होती है। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम चलो बात करते हैं कि हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्फेरिकल। भाई प्लेन मिरर तो हटा ही दिया गया है, तो स्फेरिकल मिरर में एक स्फेयर हुआ करता था, एक हमारे पास सेंटर था और इसको हमने दो पार्ट से डिवाइड कर देते थे हम लोग, और एक पार्ट को बोल देते थे कॉनकेव और एक पार्ट को कॉन्वेक्स। तो कौन सा कॉनकेव, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनरवर्ड हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनरवर्ड मतलब बाहर से हमें इसको पेंट कर देना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोल देते थे कॉनकेव। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर मोस्ट हुआ करती थी, बाहर की सरफेस, उसको बोल देते थे कॉन्वेक्स। नेचर क्या होता है बच्चों, कॉनकेव का नेचर होता है कन्वर्जिंग नेचर होता है, और इसका जो है वो कैसा है, वो डाइवर्जिंग नेचर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर इनका नेचर आपको पता चल गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, इमेज फॉर्मेशन तो आपने पढ़ा ही होगा बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ भाई, कि एक डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा इसको कंप्लीट करो, इसका रे डायग्राम कंप्लीट करो, इसके पाथ को रिट्रेस करो। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अगर कोई एक टॉल बिल्डिंग है,
किसी एक पर्टिकुलर मिरर के सामने रखी है तो उसकी इमेज उसको कैसी दिखेगी, है ना। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनने के चांसेस हैं कि बोलता है कि भाई ये जो मिरर है, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, वो रियर व्यू मिरर क्यों होता है। ये यूसेज भी इनके पूछे जा सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपने कर रखी है, आपने इसको पढ़ रखा है। फिर भी एक क्विक रिकैप देख लो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन वाले की। तो देखो कॉन्वेक्स का तो आपको सीधी सीधे पता है, इसमें दो केस होते हैं, पता है कि नहीं पता। तो ये हमारे पास हो गया कर्वेचर, और कर्वेचर को एग्जैक्टली जो मिड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल से सेंटर तक को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और उस रेडियस का हाफ होता है फोकस। भाई रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, फोकस इज इक्वल टू क्या होता है, फोकस इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये एक रिलेशन आपने पढ़ रखा है। और रेडियस अगर देखा जाए तो पोल से मेजर करोगे तो रेडियस तो यही है। तो इसका एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट है ये हो गया हमारे पास फोकस हो गया, ठीक है। अब इसमें जो इमेजेस बनती है ना, तो एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में हो, पहला इन्फिनाइट में तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपको रूल्स तो पता ही है कि पहली रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी फोकस से या सेंटर से या पोल से। तो चलो देखो, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, ये देखो डाइवर्ज हो गई। दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं एक्चुअली ये एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं। रूल्स कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसको फोकस से होकर जाना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये वर्चुअली मीट होंगे, मतलब नॉट रियल मीटिंग। इसलिए ये जो इमेज बनाते हैं हमेशा कैसी बनाते हैं, वर्चुअल बनाते हैं। अच्छा, साइज कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, साइज आइडेंटिफाई किया जाता है जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से किसी भी इमेज का साइज देखें। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ना तो ये नीचे की तरफ है ना तो ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस में ही है, तो ये पॉइंट साइज बनेगा। तो नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। दूसरा बच्चों इसका केस क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है कि कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। तो ये है हमने बनाया, ये एक हमारे पास मिरर है जो कि नेचर से डाइवर्जिंग है। ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया हमारे पास फोकस, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने ये ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए और बी। ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इसमें बनेगा। कैसा, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, अब देखो क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद कहां से जाएगी, ये जाएगी फोकस से जाएगी, जैसा कि पहले वाले में था, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस बनाता है क्योंकि। और दूसरी रे ना हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं, कहां से ड्रॉ करते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से अगर कोई रे जाती है तो वो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, आपको याद है ना। तो बच्चों अगर बाउंस बैक हो गई तो इसकी वर्चुअली कहां पर मीटिंग होगी, इसकी वर्चुअली यहां मीट होगी। तो जहां पर ये इंटरसेक्शन हो गया, देखो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है पतला सा कि नहीं दिख रहा है, तो ये जहां पर इंटरसेक्शन हुआ ना, यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी। अब देखो स्ट्रेट बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। और साइज क्या है, स्मॉल साइज है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ए बी का ये बन जाएगा ए डैश और बी डैश। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसको एज ए रियर व्यू मिरर क्यों लगाया जाता है बच्चों, क्योंकि ये ना एक वाइडर रेंज ऑफ विजन प्रोवाइड करता है, और ताकि हम कम छोटे से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख पाएं, इसलिए रियर व्यू मिरर की तरह इसको यूज किया जाता है, वर्चुअल इमेजेस शो करता है। इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में जरा देख लो कौन कौन से केसेस हैं मेन जो तुम्हें पता होने चाहिए। देखो पहला केस तो मैं आपको बता देता हूं, कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड सेंटर, ये मान लो सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, बियॉन्ड सेंटर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो मान लो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आपको पता है कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरी रे हमें कहां से लेके जानी है, फोकस से, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये देखो ये बिटवीन सेंटर एंड फोकस इंटरसेक्ट कर गई। तो ये जो इमेजेस बनेंगी ना बच्चों, ए डैश बी डैश, ये एक रियल इमेजेस बनेंगी, क्योंकि देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज का हो रहा है, ठीक है ना। तो एक केस आपको ये याद रखना है, रिट्रेस करने के लिए आ सकता है। दूसरा बच्चों केस क्या होता है, दूसरा केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे होते हैं सेंटर पे। तो अब ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिया हो
कि ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पे रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका या सेंटर उसका कितना है 36 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ होता है, तो हमें उसका हाफ मतलब 18 क्या है, फोकस ही हो गया। कुछ इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दूसरा केस क्या करते हैं कि हम सेंटर पे रख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो ये सेंटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम था AB, ठीक है, और कुछ नाम नहीं रख सकते ना, पप्पू कप्पू, तो हमने यहां पर नाम लिया AB, नाम ले लिया। अब जब AB नाम ले लिया तो क्या होगा, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेगी, फटाफट रिवाइज कर लो, इसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, और हमें ना इमेज पता है कहां पर बनानी है, C पे बनानी है, तो उसी हिसाब से हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हमने कहां लिया, यहां पर, और हमने यहां से क्या कर दिया, उसको मीट आउट करा दिया, ठीक है। तो ये भी देखो एक तरह से कैसी बन रही है, इमेज रियल बन रही है। बच्चों अगर आपको पहले से पता है कि भाई अगर सेंटर में रखा है तो सेंटर पे ही बनेगी, तो आप पहले ही ड्रॉ करके उस हिसाब से उसको मैच करा लो। कोई वहां मेजरमेंट लेने के लिए पटरी वटरी स्केल इसके लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो इतना कर सकते हो, अब इतनी तो चोर विधि लगा ही सकते हो, शॉर्टकट स्मार्ट मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या दो समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर, ये भी तुमने पता होगा, ठीक है। एक बार इनको ड्रॉ करके देख लीजिएगा। और सबसे आता है स्पेशल केस, क्या होता है स्पेशल केस में कि भाई इसमें ना ये मान लो पोल है, थोड़ा छोटा सा फिगर रहेगा, छुटकू सा, ठीक है, देखने में क्यूट सा भी लगेगा और समझ में भी आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से होके निकल गई, फोकस से होके निकल गई, और इसके बाद दूसरी रे बेटा कहां से, दूसरी रे सेंटर से, ठीक है। तो अब ये ना कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो इंटरसेक्ट, तो इनको ना वर्चुअली पीछे मीट आउट कराना पड़ेगा। तो इनकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। ये जरा आपको देख लेना है साइज वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, होपफुली कि आपने ये देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन है। अब बच्चों बात करेंगे किसमें, मिरर फॉर्मूले में। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वेयर v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, वेयर u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, f इज फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। अब बच्चों बात करेंगे इसमें लगने वाले साइन कन्वेंशन की। तो देखो अगर कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, जो U होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। V आपको लेना है नेगेटिव अगर इमेज कैसी है, रियल है, और V लेना है पॉजिटिव लास्ट केस के लिए जब जो इमेज हमारे पास कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, फिर आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों क्या होता है, फोकस लेना है हमें पॉजिटिव, U लेना है नेगेटिव, और V लेना है पॉजिटिव, क्योंकि ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाती है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, समझाने का टाइम खत्म हो गया, तो ये आप शॉर्टकट में इसको दिमाग में रख सकते हो। कभी भी आप न्यूमेरिकल फॉलोअप करोगे तो आप इनको पहले यूज करोगे, इसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल करने जाओगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है बच्चों एक तरह से रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, m इज इक्वल टू क्या, माइनस का v बाई यू, मिरर है तो माइनस का v बाई यू आपको पढ़ाया गया होगा। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट, मतलब कि जो हमें जैसा यूज होगा, जैसा हम यूटिलाइज कर पाएंगे उसको वैसा यूटिलाइज करेंगे। कुछ ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। क्या आता है, रिफ्रैक्शन बच्चों। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, ट्रैवल कर रही है, तो वो ना अपना रास्ता जो है क्या कर देती है, चेंज करती है, अपना पाथ कन्वर्ट करती है। तो कैसे कन्वर्ट करती है, मान लो ये हमारे पास रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये ना बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है डेंस मीडियम में, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करेंगे कोई मीडियम, हम कोई ये डेंसर है और ये रेयर है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर ये बेंड ना कर रही होती, कुछ इस तरह से निकल जाती, तो देखो ये बेंड हुई, और ये अगर अवे ना हुई होती तो कुछ इस तरह से निकल जाती, तो देखो ये अवे हो गई। तो अगर लाइट रे रेयर से डेंसर ट्रेवल कर रही है तो ड्यू टू स्लो ऑफ देयर स्पीड क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब।
ठीक है। तो ग्लास स्लैब आप सबको पता है कि नहीं पता क्या होता है? तो मान लो ये मेरे पास एक ABCD ग्लास स्लैब है, तो अगर ग्लास स्लैब आता है तो इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा। क्या लेट करोगे? लेट ABCD इज अ ग्लास स्लैब when a ray of light PQ strike on a surface AB। ये हमने P लिया और ये क्या है हमारे पास Q है, ये एक AB सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये हमारे पास पहला क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया N1। अब इसके बाद ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों ये क्या हुई, ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड हो गई कि नहीं बेंड हो गई? ठीक है। देखो कुछ एंगल नहीं बचा तो हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया, ठीक है। अब जब बेंड हुई तो यहां पर भी नॉर्मल होगा N2। अब देखो ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलते जाओ मेरे साथ साथ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो अब जरा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये है हमारे पास इमर्जेंट रे जो बाहर निकल के आई है। ये जो एंगल बना वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ आर, ये है एंगल ऑफ आर, ये क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने सुन रखा होगा। क्या सुन रखा होगा? पहले सुन रखा होगा कि एंगल ऑफ आई, देखो मैं कहता हूं ये जो एंगल है, ठीक है, स्नेल्स लॉ की बात करेंगे, स्नेल्स लॉ की बात करें सबसे पहले, सबसे पहला लॉ तो क्या कहता है कि साइन थीटा मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस कांस्टेंट को ना न्यू से रिफ्लेक्ट किया जाता है एन से, नीटा से, ठीक है। और इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रिफ्रैक्शन डिपेंड ऑन ग्लास स्लैब। तो देखो बच्चों, फैक्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये रे कुछ इस तरह सीधे निकल जाती, थोड़ा स्ट्रेट बना देना है इसको, सीधे निकल जाती। तो इस जो रे के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या इसी को कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों पहला फैक्टर क्या होगा है? पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। क्या है पहला फैक्टर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब। भाई ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा ना कितनी स्पीड स्लो हो रही है लाइट की या ज्यादा हो रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड करता है भाई कि ये जो हमारे पास इस ग्लास स्लैब में लाइट इंसिडेंट कर रही है वो कौन से एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और तीसरा फैक्टर है बेटा थिकनेस। क्या है बेटा? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कि इस ग्लास स्लैब की ये जो थिकनेस है वो कितनी है। अगर कम होगा तो अलग से हमारे पास रिफ्रैक्टिव मतलब जो उसका रिफ्रैक्शन होगा एंगल होंगे कम ज्यादा होंगे, अगर थिकनेस ज्यादा है तो उसके एंगल ऑफ IR ज्यादा होंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं दीज फैक्टर विच अफेक्टिंग द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, या कह सकते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इफेक्ट डालेंगे। दूसरा क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में? तो दूसरा आपने पढ़ रखा है बच्चों। दूसरा क्या कहता है कि रे ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल एंड कौन सा बेटा? ये आता है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये होते हैं एक ही प्लेन पर लाए करते हैं रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ठीक है, रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद बच्चों आता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। क्या बच्चों आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, और दूसरा पढ़ लो बच्चों कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है स्पीड इन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मतलब इसी को तुम पढ़ के आए हो क्या? C/V। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक रिलेशन पढ़ के आए होगे कि भाई हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो XY का दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको YZ का दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ZX का निकालना है। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ के आए हो कि अगर XY निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ XY गिवन है,
मान लो गिवन है हमारे पास, कुछ भी गिवन है और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई एक्स, तो इसका मतलब 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1y हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी पढ़ के आए हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है लेंसेज। तो दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में तुम्हें सबसे पहले बता दूं कि कॉनकेव ना कन्वर्जिंग है और कॉन्वेक्स कैसा है, डाइवर्जिंग है। बच्चों इसमें फोकस दो होते हैं, एक होता है F1, एक होता है F2, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, एक होता है 2F1 विच इज जस्ट लाइक अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है हमारे पास 2F2, ठीक है। इसको हम C1 C2 भी बोल सकते हैं, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम एज इट इज ये फोकल लेंथ हो जाएगा, और जहां पर इमेज बनेगी या जहां पर रे क्या करेगी, कन्वर्ज होगी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें तो भाई कन्वर्जिंग नेचर का है तो फोकस में कन्वर्ज करेगा, तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? ठीक है। इमेज फॉर्मेशन भाई आपको कॉन्वेक्स लेंस देख लेना है। आगे बात करते हैं पावर की। तो पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है 1 अपॉन में F इन कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी कहलाती है पावर। आपको बता दें कि पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, आपको याद होगा डायोप्टर होती है, ठीक है। और ये जो 1/f है वो किसमें है, मीटर में। तो अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है ना, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में f अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 100। ये 100 ऊपर जाता है तो p इज इक्वल टू 100 अपॉन में f, ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, अगर सेंटीमीटर में गिवन है, अगर हमारे पास जो f है वो किसमें है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ना डायोप्टर में आएगा, मीटर में आएगा, सॉरी है ना, मीटर में आंसर आएगा, या इसी को डायोप्टर बोल सकते हैं, पावर है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है, सॉरी। अब यहां से ना जो रिवीजन था इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रखा था वो खत्म हो गया। अब देखो लेंस फॉर्मूले की साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, जरा देखो। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। बस इतना फर्क है कि इसमें माइनस है, उसमें क्या है, प्लस है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बच्चों क्या करोगे, f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर o, एंड u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर हम आगे इसकी बात करेंगे तो हम क्या जानेंगे कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो भी सेम एज है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है v/u। अगर मिरर होता तो यहां पर माइनस लगा होता, लेंस है तो यहां पर माइनस नहीं लगेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक रिलेशन हमको पता है कि क्या होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, v/u। जैसा मिरर में था वैसा ही लेंस में है, बस इसमें माइनस साइन नहीं लगेगा, बस इतना अंतर होता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बात करते हैं हम क्या करते हैं इसके साइन कन्वेंशन पे। तो देखो हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में देखो क्या होता है, कॉनकेव होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इसमें ना फोकस कैसा होता है, फोकस होता है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। यू कैसा होता है, नेगेटिव। वी कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो यहां पर ना पॉजिटिव होता है रियल के लिए, तो नेगेटिव यहां पर होगा किसके लिए, वर्चुअल के लिए। भाई वर्चुअल इमेज बनाता है तो वर्चुअल के लिए नेगेटिव वी रहेगा, इतनी बात आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के साइन कन्वेंशन की। तो F कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। U कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। V कैसा रहेगा, पॉजिटिव फॉर किसके लिए, रियल के लिए, और V नेगेटिव फॉर किसके लिए, वर्चुअल के लिए। क्या इतनी बात आपको तैयार रहेगी कि नहीं तैयार रहेगी? तैयार रहेगी बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला और उसके साइन कन्वेंशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन की जरा सुन लीजिए बात क्या होती है। मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास लेस देन 1 है, क्या है मैग्निफिकेशन, अगर हमारे पास क्या है लेस देन 1 है, तो अब जो हमारे पास इमेज बन रही है वो क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है मतलब सेम साइज बन रहा है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर टू 1 है तो कैसा बन रहा है, हाईली लार्ज इमेज बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक चीज और देख लो, क्योंकि लेंस मिरर में सेम मैग्निफिकेशन माइनस का है मतलब रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है बच्चों के लिए, ठीक है। आप v की वैल्यू देख के, मिरर की हम बात करें तो v अगर माइनस है तो रियल, v अगर प्लस है तो वर्चुअल। अगर लेंस की बात करें तो v अगर पॉजिटिव है तो रियल, v अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेचर क्या होगा किसी भी इमेज का, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में। कहता है पहला क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक है, एंड अप्लाई द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसमें कहता है कि विच फॉर्म्स 1/3 टाइम्स मैग्निफाइड
वर्चुअल इमेज। ठीक है भाई, तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/3 पॉजिटिव का। अब मिरर की बात हो रही है तो मिरर में होता है 1v/u इज इक्वल टू 1/3, यही तो हो रहा है, जिसमें u की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 18 सेंटीमीटर, और u ऑलवेज कैसा होता है नेगेटिव, तो हमने u क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया। तो ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 1/3। तो 3 6 18 माइनस माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर क्या कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या आई 6 प्लस में 1/u की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 18, तो माइनस का 18 हो गया। तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 18 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 2 माइनस का कितना हो जाएगा 1। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 अपॉन में 18, ये f निकल के कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। मतलब कि कौन सा मिरर हो जाएगा पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ होगा। ओके भाई, अब देखो क्या करना है, जब जरा रे डायग्राम बनाना है तो क्या करना है, जरा ये डिटेल से आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने ये इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, समझ तो गई होगे ना, वैल्यू आपने लिख ही लिया है, ठीक है। देखो अब जब डायग्राम बनाओगे तो क्या करोगे, पहले तो एक प्रॉपर एक डायग्राम बनाओगे। ये क्या हो रहा है, रुक जाओ भाई, लगता है कुछ ना कुछ भूकंप हो गया, ऑफलाइन में भी लगता है बोट अब अटैक करेंगे क्या। ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया पोल, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो फोकस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, वो 18 निकल रहा है। कितना निकल रहा है 18 निकल रहा है, तो हमें यहाँ पर 18 ऐसे शो कर देना है, ठीक है। हमने क्या देखा था, जो v था वो कितना निकल रहा था 6 निकल रहा था, जो v था वो कितना निकल रहा था 6 निकल रहा था, ठीक है। u कहां रखा है, u भी रखा है 18 में, तो u हमने रख दिया, ये भी हमारे पास क्या हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा ये 18 है तो ये 36 में हो जाएगा हमारे पास, 36 में सेंटर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, अपने काम करते हैं सेंटर से ड्रॉ करते हैं। सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो ये रे ऐसे निकल जाएगी, तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, यहां पर वर्चुअल रे बनेगी। तो जो डिस्टेंस आई हो, कितनी डिस्टेंस आई थी 6 डिस्टेंस आई थी, तो यहां 6 शो कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास v, ये हो जाएगा हमारे पास u, ये हो जाएगा हमारे पास f, कुछ इस तरह से शो कर दोगे। अब क्या करोगे, थोड़ा सा इसको लेबल कर दोगे अच्छे नंबर लेने के लिए। ये हो गया ab, और ये भाई साहब क्या हो गए a डैश, और ये b डैश हो गया। थोड़ा वर्चुअली है तो डॉटेड आप लाइन बना देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप क्या बना लोगे, इसका डायग्राम बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ रियल इमेज 1/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी आप पीछे करके लाए हो, इसका आंसर मुझे फटाफट अभी कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट सारे चेक करूंगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर in size is placed 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार करना है, गिवन लिखना है। कॉन्केव मिरर f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट की साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। और क्या कहता है, कहता है प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, मतलब u की वैल्यू है, u की वैल्यू 25 सेंटी। सब कुछ तो गिवन है, क्या नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले तरीका, जरा एक क्वेश्चन देख लो, अगला वाला करके बताना। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। क्या लिखोगे, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो जब साइन कन्वेंशन यूज करोगे, कॉन्केव हो जाएगा बच्चों, यहां पर u हो जाएगा हमारे पास माइनस का 25, ठीक है। f हो जाएगा हमारे पास कितना 15 सेंटीमीटर, माइनस का भाई कॉन्केव दिया हुआ है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब कैलकुलेट कराएंगे तो कैसे बनेगा, तो एट व्हाट डिस्टेंस मिरर, जब कभी स्क्रीन वगैरह पूछे कितनी डिस्टेंस में रहेगा तो v पूछ रहा है, ये समझ लो। तो v निकालने के लिए अब अपने को फॉर्मूला चाहिए, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v, है ना, प्लस में 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस का 15 इज इक्वल टू v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो v हो गया
प्लस u की वैल्यू कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या? अब इसको ना इधर ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर दें तो होगा 1 अपॉन में माइनस का 15 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1 बाई वी। सॉल्व करने जाओगे एलसीएम आएगा 75, ये आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2, कितना आ जाएगा 2, 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 बाई 75। ठीक है, अब बच्चों जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 75 बाय 2। ठीक है, और कैसा आएगा बच्चों, क्या ये नेगेटिव आएगा, क्या ये नेगेटिव आएगा, क्या ये नेगेटिव आएगा? देखो जरा माइनस का 5 आएगा, यस ये नेगेटिव आएगा वैल्यू, तो यहां से वैल्यू आ गई नेगेटिव किसकी, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, कहता है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज निकालना है बच्चों, तो क्या करोगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v बाई u। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 4 रखोगे तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 4 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू है माइनस का 75 अपॉन में 2 और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 25। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर बच्चों ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 4 इज इक्वल टू माइनस का 75 अपॉन में 2 इंटू में 25 आ जाएगा। देखो 25 3 जा डिवाइड हो गया, 2 2 जा डिवाइड हो गया, 3 2 जा 6, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब हाइट माइनस तो होती नहीं, ये माइनस शो कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। रे डायग्राम अब तुम खुद बना लेना, ठीक है, रे डायग्राम आप लोग बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन आएगा जो कि नहीं आने वाला है तो वो ये ऐसा आ सकता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें ना आ रहा होगा। ठीक है, चुटपुटिया से क्वेश्चन आएंगे, ये तो तब है जब बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड पेपर बनेगा। ठीक है, तो ये अगर तुमने कर लिया तो सब कर लोगे। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है इसमें। देखो हमारे पास क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना कह रहा है, x। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x रिस्पेक्ट टू y कितना दिया है, 2:3। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या कह रहा है, y/z कितना दिया हुआ है, 4:3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या फाइंड करना है, z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है अपने को। तो देखो अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। क्या पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ xy इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ yz इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ zx इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 2/3। इसकी वैल्यू क्या है, 4/3। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 2 8, 3 3 9, तो 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z रिस्पेक्ट टू x 9/8 आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों की व्हाट इज द स्पीड इन y मीडियम, x की गिवन है, मतलब कि ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x टू y, ये कितना हो जाएगा, c/v हो जाएगा। अगर मुझे अब y टू रिस्पेक्ट x निकालना है तो 1/nxy हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी। लेकिन अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y ऑफ x, जो कि किसके बराबर होगा, c/v के बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 8/9, और ये c की वैल्यू 3 × 10⁸ और v की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अदरवाइज आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/v तक। ये मेरा आपसे वादा है, ये तब होगा जब पेपर बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा, जो कि अच्छा बनना नहीं है, आसानी बनेगा। कोई कौन सा तुम IAS का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, तो डरो मत। चलो ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस की। इस तरह से ना 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहला आता है कि इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करना होगा, और दूसरा आता है ऑप्टिकल बेंच वाले क्वेश्चन। तो अगर आप फिजिक्स लैब में गए होंगे तो एक लोहे की ना एक बेंच टाइप की रखी रही होगी जिसमें लेंस या मिरर के लिए स्टैंड लगे होते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल भी किए होंगे, तो ऑप्टिकल बेंच आप कर लोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए तो हो सकता है थोड़ा सा आपका माइंड परेशान कर दें। कैसे क्वेश्चन होते हैं, कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, इसके हिसाब से इन क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। ठीक है, देखो भाई क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस है। तो जरा इनमें देखो कोई सेंटर वाला केस गिवन है क्या? तो देखो ये आपको गिवन होगा, दिया है कि नहीं गिवन? तो देखो हमारे पास रेडियस कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो फोकस कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले वाले का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कहता है राइट द सीरियल नंबर ऑफ विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट जरूर देख लेना, छोटा सा नॉट अंदर घुसा देते हैं किसी पूरे क्वेश्चन में और तुम यस करके चले आ जाते तो नंबर आ जाते हैं कट। तो ये छोटे मोटे नॉट का जरूर ध्यान दें, ठीक है, नहीं तो ये नंबर नॉट कर देगा। अब जरा देखो क्या करना है, अब अपने को देखो कि ये है फोकल 20 सेंटीमीटर, 20 के बाहर रखा है, ठीक है, 100 बन सकता है, पॉजिटिव मतलब रियर। लेकिन ये क्या, यहां तो ऑब्जेक्ट रख दिया गया फोकस के अंदर, और फोकस के अंदर रखे जाने वाले ऑब्जेक्ट सेम साइड बनते हैं। सेम साइड का मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल का लेंस में साइन होता है नेगेटिव, और यहां पर भाई साहब ने एक गलती कर दी कि यहां पर लगा दिया है पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस द इमेज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट which is virtual and erect, ठीक है ना, and the given sign of virtual erect is positive but actual sign of that is negative. So this reading number 6 यहां लिख देना है, serial number 6 is wrong। इसके बाद फिर वो स्टेटमेंट जो अभी तक मैं चिल्ला रहा था, ठीक है। चलो फिर कहता है सिलेक्ट एनी अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो दूसरे वाले को निकाल लो पहले, रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन नंबर 2। क्या कहता है, कहता है 60 में है ऑब्जेक्ट और ये कितना दिया हुआ है, 30 में डिस्टेंस है इमेज की। तो बच्चों देखो फोकल लेंथ है हमारे पास 20, रेडियस है 40, मतलब बिटवीन सेंटर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज जो बनेगी बिटवीन सेंटर और फोकस बनेगी, इसलिए 30 में कट रही है। तो आप एक ना ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं, और मैग्निफिकेशन निकालना चाहोगे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, ये होता है V बाई यू। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, U की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, तो कितना आ गया हमारे पास 0.5 आ गया, माइनस कर लो, ठीक है। तो यहां से मैग्निफिकेशन भी आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन हमने कुछ नहीं करी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर आता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज सेम साइज बट इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है और सेम साइज है बच्चों, तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि सेम साइज और इन्वर्टेड सिर्फ कॉन्वेक्स में बनती है। इन्वर्टेड बनने का कॉन्केव का कोई रूल तो है नहीं, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। कहता है इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30, ठीक है, तो अगर u 30 है बच्चों, ठीक है, तो v भी कैसा होगा, 30 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। ये आप लोग कभी गलती से मिस ना कर देना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया, 30 लिख के आ जाओगे, नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो तुम्हें u पता हो गया, v पता हो गया, फोकस तो निकाल ही लोगे आराम से, है ना। कौन से फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। रे डायग्राम आपको मैं सिखा चुका हूं कैसे बनाना है, और आप रे डायग्राम वैसे ही बनाएंगे जैसे भी हम लोग पीछे क्वेश्चन में करके आए हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, ये भी कर लोगे, जरा क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, रीड कर लिया, ठीक है। अब बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि कर लोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कलरफुल वर्ल्ड। तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो एक्मोडेशन ऑफ आईज क्या होता है, टू एडजस्टमेंट द फोकल लेंथ, राइट, इसको बोलते हैं एक्मोडेशन ऑफ आईज। फिर हमने पढ़ रखा है इस चैप्टर में हाइपरमेट्रोपिया, है ना। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी डिसीज है जिसको हम फार साइटनेस के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हमें दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है। चलो अब इसके ना कॉजेज और करेक्शन मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। इस तरह पढ़ना हम लोगों ने मायोपिया भी एक तरह की डिसीज होती है, मैं कह सकता हूं डिसीज नहीं है, डिफेक्ट है, जो हमें बताती है कि मुझे पास की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख रही होती हैं, ठीक है। इसका भी करेक्शन और रीजन आपको कमेंट करके डालना है, मैं ये मान के चलता हूं ये आप लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर एक रॉड शेप सेल और एक कोन शेप सेल होती है, रॉड शेप सेल एंड कोन शेप सेल, ठीक है, जो सेंसेशन ऑफ लाइट और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ओके, जरा ये देख लो, एक एक्टिविटी है, क्या होती है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, भाई जरा ये देखो। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म जब हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर कोई व्हाइट लाइट हम इसमें एंटर कराते हैं,
तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है, पहले तो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, फिर अवे फ्रॉम द लाइट। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, हमने क्या देखा कि जैसे ही कोई एक ये व्हाइट लाइट है, क्या है, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जैसे जाती है तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है बच्चों की नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद ये जो 7 कलर का बैंड है, कौन कौन सा होता है, VIBGYOR। इस बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस बैंड को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको कि जैसे R है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये I है, ये V है। तो बच्चों ना अगर हम अप टू डाउन आते हैं तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्कैटर करता है, वो जल्दी, मतलब वो बहुत कम हमें दिखाई देता है। और जिस अगर हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलते हैं तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ वो कम स्कैटर करता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, देखो तो यहां से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो डेंजर सिग्नल रेड क्यों दिखाई देता है, सनराइज सनसेट के समय रेडिश कलर क्यों रहता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद डिस्पर्जन के बाद हमें पढ़ाया जाता है न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन। तो न्यूटन ने क्या देखा, तो उसने सोचा कि भाई एक प्रिज्म से 7 कलर निकलते हैं तो दूसरा लगा के देखते हैं शायद 14 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, उसी प्रिज्म को एक अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज किया। तो क्या देखता है कि जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक को हुए थे, ये वापस से एक व्हाइट लाइट स्क्रीन में शो करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं एक और एक्टिविटी जिसमें आपको डिटेल में बताना होता है कि क्या होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो एक ये फिगर यहां पर जरा देख लीजिए, ये रे ऑफ इंसिडेंट गई, बेंड हुई, फिर ये अवे हो गई। ठीक है, यहां पर एक क्या बनाया, नॉर्मल बनाया आप लोगों ने, एक यहां पर बना, नॉर्मल यहां पर बनेगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई, बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, अब देखो ये जो इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसी चीज को डिटेल में आप ना लेबल करके जब लिखोगे पॉइंट वाइज कि व्हेन PQ लाइट स्ट्राइक ऑन AB सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ऑन एंगल I, तो ये सब ना डिटेल हो जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर आपको देके जाएगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। इसके बाद आता है थोड़ा सा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मायोपिया का फार पॉइंट होता है वो लेस देन इनफाइनाइट होता है। फिर मायोपिया का जो नियर पॉइंट होता है वो यूजुअली 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट अपोजिट। हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है ना वो क्या होता है, फार पॉइंट एट कोरोनियल पॉइंट, जो कोरोनियल प्लेन होते हैं जहां से लाइट एंटर करती है वहां पर होता है। और हाइपरमेट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बात है। नियर पॉइंट ऑलरेडी सभी दोनों का सेम हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आता है। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि अगर कोई रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट लेयर्स जो हैं उनकी वजह से, उन लेयर्स का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से वो क्या करती है, लाइट बार बार अपना रास्ता चेंज करती है। तो इस रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेस्ट एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट इज एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद है स्कैटरिंग। तो बच्चों जब कोई लाइट ट्रेवल करके आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे टेनी पार्टिकल पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो लाइट ना उनमें टकरा करके क्या हो जाती है, फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप कोई एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और छोटी सी अगर कोई एक रे आ रही है तो पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है। कैसे भर जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा पार्टिकल वो जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें लाइट टकरा रही होती है तो उधर इधर मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस मोशन को बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अगर लिक्विड में हो रहा है तो, और इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कुल मिला के स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टकराने के बाद लाइट का बिखर जाना, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा होता है, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। सबसे कम कौन सा होता है, रेड कलर होता है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, इससे आपको देखने को 4 से 5 नंबर का मिल जाएगा। रीड करना, आसान चैप्टर है, बिल्कुल आराम से नंबर आएंगे। अगर गलती से न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से तो कुछ इस तरह से आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं आएंगे। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। वैसे इस चैप्टर से नो न्यूमेरिकल, मैं कह रहा हूं कि कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, नो न्यूमेरिकल।
ठीक है, ये गारंटी है मेरी। अब भाई ऐसा नहीं हो सकता कि पता चले कोई मेरा सुन ले और आज जाके एक आध क्वेश्चन डाल दे तो पता नहीं, ठीक है। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया मींस v दिया हुआ है कितना, अब आंखों में जो v होगा वो ऑलवेज रियल होगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर ऑफ द लेंस, रियल एंड बुक प्लेस्ड इज 25, तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो u भी माइनस होता है, ठीक है। फॉर्मूला सेम, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, प्लेस करोगे वैल्यू 1/f निकल के आ जाएगा। 1/v की वैल्यू कितनी है माइनस का 50, 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस का 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जरा देखो 1/f इज इक्वल टू कितना, एलसीएम आएगा 50, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/50, राइट। मैं लिख सकता हूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/50, या मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो f कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। फॉर द करेक्शन पावर निकाल लो, तो पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, ठीक है बच्चा। तो पावर इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी 50, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करोगे तो अपॉन में 100 ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा कितना प्लस का 2 डायप्टर। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, ये हो गया हमारे पास पार। तो अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह से बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, क्या कहता है, द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आईज इज 50, ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ो, सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। चलो क्वेश्चन कहता है, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज कितना 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू द एबल। तो देखो मायोपिक पर्सन का जब फार पॉइंट होता है वो v गिवन है कितना 150 सेंटीमीटर माइनस का u हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है माइनस का 150, और ये माइनस का कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इससे में कोई मतलब है नहीं, तो फोकस निकल के आ गया कितना माइनस का 150 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूं कितना, या मैं कह सकता हूं माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। पावर चाहिए तो पावर इज इक्वल टू क्या 1/f, ये पावर इज इक्वल टू 1 में माइनस का 1.5, माइनस का साइन मतलब कॉनकेव मिरर लग रहा है, कॉनकेव लेंस लग रहा है, मिरर कहां से लग जाएगा, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर डायप्टर में मिल जाएगा। क्लियर है बात के लिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, फटाफट क्वेश्चन देखो, फोटो ले लो, घर में लगा करके इसका जो है स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा, ठीक है। Make a diagram to show the hypermetropia, how to correct hypermetropia. The near point of the hypermetropic point is 1 meter. 1 meter का मतलब 100 सेंटीमीटर, और 25 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल आई का हमारे पास नियर पॉइंट दिया है 25, सॉल्व करना, इसके बाद हमें बताना कि हाँ ये आया कि नहीं आया। इसके बाद जरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट सॉल्व करना, और इसको भी कमेंट करके बताना, नहीं तो कल परसों में करा दूंगा, मतलब आपके एग्जाम के पहले। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन 30 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस ली जाएगी, अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है ना तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, ये 40 नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लो कहता है कि कोई एक मायोपिक पर्सन है वो 50 से 20 तक देख पाता है, तो जो मैक्सिमम कंडीशन है कि 50 तक की देख पाएगा, ठीक है, तो वो हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 40 से 30 के बीच का देख पाता है तो हमने 335, तो 350 हम लोगों ने ले लिया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस डिस्टिंक्टिविज्म इज इन्फिनिटी, फाइंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस, ठीक है। तो इसको करके आपको बताना है, नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ये कराऊंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर की शुरुआत होती है चार्ज से, तो चार्ज को क्वांटाइज किया जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इसका चार्ज का। फिर बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने सीखा कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर हमने और आगे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। क्लियर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका SI यूनिट क्या पढ़ा, एम्पियर, और इसका SI यूनिट पढ़ा हम लोगों ने वोल्ट। दूसरी चीज मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसको एम मीटर से और इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होना चाहिए बहुत लो, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, हाई होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात कि नहीं क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने पढ़ा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल है ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजिकल कंडीशंस वाला, ये नहीं हमें भूलना है। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कैसा बनता है VI का, वो बनता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। और दूसरी खास बात, ये जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, रेजिस्टेंस बताती है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं ग्राफ बना दूं, कहता हूं कि ये दो स्लोप हैं, ये V है, ये R है, ये हमारे पास क्या है, ये है A और ये B है, और मैं तुमसे कहूं कि बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो बच्चों जो V के जितना नजदीक होगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। टेम्परेचर की बात करूं तो T जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या पढ़ा हम लोगों ने, V अपॉन में I, भाई V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा ना, यहां से करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस में ये दोनों फैक्टर नहीं है, ये दोनों फैक्टर नहीं है, तो रेजिस्टेंस के फैक्टर क्या क्या है बच्चों, तो रेजिस्टेंस का पहला फैक्टर है लेंथ, रेजिस्टेंस का दूसरा फैक्टर है एरिया क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल। अच्छा, अब ये जो मेन दो इक्वेशन है ये पहले लिखे जाते हैं, इन दोनों को ना कंबाइन कर लो तो आपको एक नई चीज मिल जाएगी, दैट इज रेजिस्टिविटी। क्या होती है वो, ये होती है R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी अगर लेंथ 1 मीटर हो और उस कंडक्टर का जो एरिया हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमें यहां से मिल जाता है जो कि हमारे यूज के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है कि भाई रेजिस्टिविटी, एलॉय को क्यों हम लोग हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं, तो एलॉय बेटा दो मतलब मिनिमम दो मतलब मेटल मिलके बनाते हैं एलॉय को, तो जब दो मेटल मिलते हैं ना तो रेजिस्टिविटी जो होती है ना उसकी और पर्टिकुलर से इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते है ना, उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता रिएक्शन, और हीट होते हैं तो जल्दी मेल्ट नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो R सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हम लोगों ने R1 प्लस R2 प्लस में R3, और अगर हमारे पास n रजिस्टर हो तो Rn तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर पढ़ा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बच्चों क्या पढ़ा, ये होता है 1 अपॉन में रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, और अगर जितने लगे हैं उतने इनमें हमें ऐड करते चले जाना है Rn तक, ठीक है। पैरेलल में जो गलती करते हैं बच्चे कि आप ना इसको एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, वो मत भूलना, ठीक है, नहीं तो नंबर देना एग्जामिनर अगर भूल गया तो फिर रोते रह जाओगे, पे करोगे बाद में ना कि सर नंबर नहीं आया, क्या हो गया है ना, लिख के तो पूरा आया था, तो ये सब नहीं चलेगा। इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या आता है हमारे पास रेजिस्टेंस को हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो हीट के कौन कौन से फैक्टर दिखे, पहला तो दिखा स्क्वायर ऑफ द करंट, दूसरा क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ही हीट बढ़ेगी, तीसरा क्या कह रहा है, टाइम जितने टाइम तक कोई गैजेट चलाओगे उसका हीट उतने ही ज्यादा देर तक रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो हीटिंग इफेक्ट हमने देख लिया। इसके बाद आता है पार, तो पार क्या होता है, पार इज इक्वल टू W/T, ठीक है, और हीट को हम W से डिनोट कर सकते थे पहले जब डेरिवेशन अगर याद हो, तो पार इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला और पढ़ा हम लोगों ने, P इज इक्वल टू VI, पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने, एक फॉर्मूला पढ़ा एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम का, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तीन पढ़े, एक और फॉर्मूला पढ़ा पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। अगर देखो सीरीज, अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हम ये लगाते हैं, सीरीज में हम ये लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं कि हमें यही लगाना है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं पावर को कैलकुलेट करने के लिए। फिर ना इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सबसे पहले यूनिट कैलकुलेट करना है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के, ठीक है। मतलब अगर कभी पूछे कि फाइंड द एनर्जी इन जूल, तो किलोवाट को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे भाई एनर्जी, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू में टाइम। एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पास पता है पीवी है भाई, एनर्जी फाइंड करना है तो एनर्जी के लिए क्या होता है भाई, एनर्जी के लिए सबसे पहले चाहिए एनर्जी का बात देखो नो देखो ऐसे नहीं, ऐसे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, ये है करेक्ट है ना, ये देखो लिखा हुआ है। तो पावर पहले कैलकुलेट कर लो, जितने भी बल्ब के दिया है, किसका भी दिया है,
और टाइम को लिख लो। तो अगर तुमने पावर की एसआई यूनिट पढ़ रखी है वॉट और टाइम हमारे पास आर में दिया है तो एनर्जी आ जाएगी वॉट आर में। फिर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए वॉट आर को 1000 से क्या कर दो डिवाइड, तो किलोवाट आर में आ जाएगी। और किलोवाट आर ही तो होता है हमारे पास क्या यूनिट, और फिर जो कॉस्ट हो उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दो तो बिल कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ इतनी चीजें पढ़ रखी हैं और हम लोगों ने बना रखा है इसको बहुत बड़ा हुआ, ठीक है। और इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। केवल थोड़े कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, जैसे रेजिस्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है उससे कुछ एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा हीटिंग एलिमेंट वाले, बस कि कॉर्ड क्यों नहीं गर्म होती, प्लेट गर्म हो जाती है, ऐसे कुछ बहुत सारे नाटक वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो बस रीड करना। बाकी जो मेन है ना वो ये है जो तुम्हें डराता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन पे करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग अ चार्ज 2 कूलम। तो चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी हैविंग। तो देखो V की वैल्यू क्या दिया है, V1 दिया है 10 वोल्ट और V2 कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, मतलब V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू 10 माइनस V2 की वैल्यू माइनस का 5, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 15 वोल्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो V इज इक्वल टू क्या होता है W बाय Q, ये W इज इक्वल टू क्या हो गया V इंटू में Q, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू V की वैल्यू 50 और 15, Q की वैल्यू कितनी है 2, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 30 जूल वर्क आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस का सर बोलेंगे माइनस आ जाना चाहिए, बिल्कुल माइनस का वर्क होता है, वर्क डन माइनस का होता है, तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है कि दिख रहा है, क्या कर पाओगे, कहता है 100 जूल ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 20 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ठीक है, कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। आगे देखो क्या कहता है, कहता है 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, 1 कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन, एक अलॉय है, हैव अ सेम थिकनेस, थिकनेस सेम है, विच वन कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एंड इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो बेटा सबसे पहले तो कॉपर यूज किया जाएगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि कॉपर का क्या होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, हीट लॉस कम होगा। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के लिए सबको पता है एलॉय यूज किया जाता है, अभी अभी मैंने रीजन बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अ पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज्ड टू ट्वाइस, डबल कर दी गई है इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। देखो बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आएगा तो आप लोग को करना आना चाहिए। देखो कहता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A, पहली कंडीशन है जिसमें R की वैल्यू 20 है, रो एल अपॉन में A, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, लेंथ को उसने डबल किया हुआ है, तो जब बच्चों लेंथ को तुम डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, R डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन में A अपॉन में 2। भाई लेंथ डबल करोगे ना खींच के तो एरिया कम हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये R डैश इज इक्वल टू रो, ये कितना हो जाएगा L बाई A, और यहां पर आ गया 4। इसकी वैल्यू बच्चा पार्टी क्या है, इसकी वैल्यू है 20, उठा के प्लेस कर दो, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 20 इंटू में 4, मतलब 4 2 8, 80 ओम आ जाएगा नया रेजिस्टेंस। बताओ कौन सा टफ है टफ क्या, नहीं। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर टफ नहीं है। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ शेप ऑफ वायर डिपेंड। सबको पता है फैक्टर्स, कहता है व्हाई आर द मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तुम्हें पता है। कहता है व्हाई आर द एलॉय कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। तो मैं क्वेश्चन तो देखो नहीं कराने जा रहा हूं, ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन किए। क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीजेस 1/3, ठीक है, ऑफ द इनिशियल वैल्यू व्हाइल द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो व्हाट चेंज विल ऑब्जर्व द करंट। देखो करंट भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है। तो इस केस में जो पहले वाले का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि भाई इसमें जो करंट है वो भी 1/3 हो जाएगा, और इसकी वजह से क्यों, ओम्स लॉ की वजह से। नेम कर देना है और स्टेट कर देना है, मतलब ओम्स लॉ को लिख भी देना है, ठीक है। इसमें कहता है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग अ बैटरी
बैटरी ऑफ 1.5 सेल। तो देखो सबसे पहले 4 सेल बनाने हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्वेश्चन बड़े आजकल फेमस हैं कि जो है आपको ना वो सेल बनाने, डायग्राम कंप्लीट करना है, वोल्ट मीटर बताओ सही लगा है गलत लगा है, वोल्ट मीटर कहाँ लगेंगे, कौन सा बल्ब ग्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर्स में गिवन होंगे, इनको देख के जाइएगा। ठीक है, तो हमने एक पॉजिटिव लिया, ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 हो गया, एक और लगा दूं, ये लग गया 1 सेल। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं? दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है बताओ? इरेज नहीं हो रहा ना, ये दिक्कत है। पूरा और इरेज हो जाए, ये लो। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, 1 सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 सेल हो गए। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने बना दिया, इधर से जाएगा, ये हो गया नेगेटिव। स्विच लगाना हो तो स्विच भी यहाँ लगा सकते हो, के स्विच लगा सकते हो। ये V हो गया जो कि 1.4 के ना 1.5 के कितने 4 हैं, तो कितने हो गया 6 वोल्ट का हो गया। फिर क्या कहता है, हमें लगाओ, कहता है 10 ओम रजिस्टर, 15 ओम रजिस्टर एंड प्लग की। तो प्लग की हमने लगा दी इन सीरीज, तो देखो 10 ओम रजिस्टर लगा दिया, 15 ओम रजिस्टर लगा दिया, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 15 ओम रजिस्टर। क्या कर रहा है, कहता है नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। V की वैल्यू कितनी है 6 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस। तो जब करंट आ जाएगा तो V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, भाई V इज इक्वल टू आई आर। करंट निकाल लोगे, सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, R की वैल्यू यहां पर रख दोगे 10 और I की वैल्यू जो तुम लेके आए हो 6 अपॉन में 25, तो यहां से V की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक रहेगा नहीं? ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि मे बी हो सकता है कि ना दिखाई दे, वैसे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन में R वाले टर्म में। फिर दूसरा कहता है एन इलेक्ट्रिक ओवन इज रेटेड टू 20 वोल्ट कंज्यूम 11 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले V की वैल्यू कितनी दी हुई, 220 दी हुई है। कहता है कितना कर लेता है 11 यूनिट, तो कितने 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करता है भाई, ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 2.5 यूनिट का मतलब होता है kWh। या मैं कह सकता हूं ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास ये 2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, है ना। या मैं कह सकता हूं 2200 कह सकता हूं 2200 वॉट। तो भाई किलो वाट को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वॉट में आ गया। ओके, R से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास पावर ऑफ ओएम। यही तो पूछ रहा होगा, कह रहा है पावर रेटिंग ऑफ ओएम निकल, कह रहा है करंट ड्रॉ द ओएम, तो करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालो भाई, पावर है हमारे पास यार एक और तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या P इज इक्वल टू वी आई, तो I इज इक्वल टू P अपॉन में V। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू है 2200, V की वैल्यू कितनी है 2200, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 10 आ गया, तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 एम्पियर। फिर क्या पूछ रहा है, कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ द इवन ऑफ द रेड हॉट, जब ये ऑयल एकदम लाल गर्म हो जाता है, तो ये सब बकवास की चीजें, कुछ भी लाल या गर्म नहीं होता। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या पूछ रहा है रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I, तो V की वैल्यू है कितना 2200 और I की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 22 ओम आंसर आ गया। क्लियर है बात की नहीं क्लियर? इसके बाद देखो एक और का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये और क्वेश्चन क्या कहता है, ये और क्वेश्चन कहता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी लेंथ, तो ये वही है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A। फिर एक कहता है एक मेटल वायर है, लेंथ 3 मीटर है, रेजिस्टेंस इतना है, एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो निकालना है, निकाल लोगे। कहता है हाउ डज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी वायर पार्ट 2 चेंज व्हेन लेंथ इज डबल, लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, ये तुम्हें बताना है, ये कर चुके हो। अब जो हमारे पास अगला चैप्टर आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, इन्हीं में से सारे चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा चैप्टर कवर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड हाउ डज मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल।
क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन तो ये मान के चल लो कि हो सकता है आ जाए। इसके बाद ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने देखा था ना, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आइडेंटिफाई करना ये बनाने के लिए आ जाए, जो कि हमने राइट हैंड थंब रूल से किया था। क्या था राइट हैंड थंब रूल? कि अगर हम किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो करंट शो करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर रैप्ड है वो क्या शो करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है इस हमारे पास सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप से क्या पूछ सकता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप। और पूछेंगे कि हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड इन लूप, तो रेडियस को घटा करके या करंट को बढ़ा करके। या लूप ना पूछ करके मल्टीपल लूप पूछ लेंगे। मल्टीपल लूप का मतलब पता है क्या होता है? सोलेनोइड। सोलेनोइड आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे, करंट बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। पोलैरिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पोलैरिटी में हम लोग नॉर्थ और मतलब क्लॉक फेस रूल पढ़ते ही नहीं पढ़ते? तो अगर हमारे पास जो करंट जा रहा है वो कैसा जा रहा है? करंट जा रहा है हमारे पास कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज है, तो कौन सा फेस होता है? साउथ। और अगर करंट कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा फेस होता है? नॉर्थ फेस होता है। तो पोलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ना यूज आता है क्या? डिफरेंस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट, और इनके यूसेज पूछे जाएंगे, तो यूसेज आपको पढ़ लेने। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाली। कौन सी एक्टिविटी? कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये भले ही दूसरे नाम से है लेकिन ये 100% किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगी, और इस चैप्टर से एक एक्टिविटी 3 नंबर में या 5 नंबर में 100% आपको मिलने वाली है। ठीक है, चाहे वो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब हो, या फिर ये बोलेगा कि आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो ये 2-3 एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर में। इससे ज्यादा अगर कुछ आ जाए तो इस बात की गारंटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कह सकता हूं इससे ज्यादा कुछ है भी। इन शॉर्ट तो मैंने सब कुछ बोल ही दिया। तो फिलहाल तो ये मेन क्वेश्चन पढ़ लेना, कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। साल भर से पढ़ते आ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है। रिवाइज ऐसे ही करना है जो तुम्हें कम टाइम में ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सके। ठीक है, और एक सैंपल लगा लेना फिजिक्स का, बात खत्म। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलाते रहो। होपफुली कि इस वीडियो के बाद तुम्हें ना जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा डर लगना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरा बस यार यही एक मोटिव था कि कम से कम तुम क्या करो कि एटलीस्ट न्यूमेरिकल जितने टाइप के हो सकते हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं फिजिक्स में, क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, चाहे वो टफ हो चाहे इजी, वो मैं यहां से कवर करा दूं। तो होपफुली यहां से ना सारे के सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। अब ना थोड़ा सा हल्का फील करोगे। फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।